हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारे मैनेजमेंट विषय पर हम आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। जी हाँ, यानी प्रबंधन की प्रकृति की। और बता दें कि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास को आप बहुत ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रबंधन के नेचर की और उसमें हमें 3 व्यू देखना है। पहला व्यू ये कि क्या प्रबंधन एक कला है, कला यानी आर्ट। और दूसरा व्यू, क्या प्रबंधन एक साइंस है यानी विज्ञान। और तीसरा व्यू है इसका कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, क्या मैनेजमेंट एक पेशा है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब एक पेशा है। तो क्या हम मैनेजमेंट को भी एक पेशा या प्रोफेशन माने, ये तीसरा व्यू होगा। सबसे पहले ये जाने कि कला क्या होती है। हम बचपन से सुनते हैं ये हमारी कला है, तो आखिर कला आप किसे कहेंगे, व्हाट इज आर्ट। और हम बचपन से देखते हैं ये विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सारे विज्ञान हैं। तो व्हाट इज साइंस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रबंधन को यदि कला माने तो क्यों माने, आखिर कला में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जो प्रबंधन में भी है, इसीलिए तो हम कला मानेंगे। यानी आर्ट में कुछ खास बात होती होगी, वो खास बात मैनेजमेंट में होगी तो हम इसको आर्ट मान लेंगे। और साइंस में कुछ खास बातें होती हैं, यदि वो प्रबंधन में होगी तो हम इसको साइंस मान लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रबंधन को एक आर्ट के रूप में देखते हैं कि प्रबंधन एक कला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कला होता क्या है। कला मतलब आर्ट। पहले हम लिख रहे हैं, पहले शुरू में हम लिख रहे हैं कि प्रबंधन एक कला है, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि कला क्या है। तो एक लाइन में आप समझेंगे। यदि आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज आर्ट, तो आर्ट, आप ध्यान रखिए, आर्ट होता क्या है। आप आर्ट को समझने के लिए लता मंगेशकर जी को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि लता मंगेशकर जी एक गायक थी और इनके पास गाने की कला थी। चाहे फिर वो सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट खिलाड़ी हो, चाहे कोई शायर हो जो शायरी पढ़ता हो, चाहे कोई कवि हो जो कविता लिखता हो, ये सब कला ही तो है। तो हम जाने कि आखिर कला की डेफिनेशन क्या होती है। तो शुरू करते हैं। यदि हम प्रबंधन को कला माने, उसके पहले हमको यह देखना होगा कि कला होती क्या है, व्हाट इज आर्ट। और हम पहले व्यू में देखेंगे कि प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है, वो एक कला है। प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक आर्ट है। तो सबसे पहले एक लाइन में सीखेंगे कि कला क्या होती है, कला की क्या डेफिनेशन है। सुनिए, कला की डेफिनेशन है जो भी ज्ञान है, ज्ञान मतलब नॉलेज, जो भी ज्ञान है इस समय वर्तमान ज्ञान, उस ज्ञान का व्यक्तिगत प्रयोग। फिर से बोल रहे हैं, जो ज्ञान है उस ज्ञान का, नॉलेज का इंडिविजुअल प्रयोग करना ही कला है। तो लिख देते हैं, इसको अच्छे से समझा देते हैं कि ज्ञान का, पूरा लिखें तो वर्तमान ज्ञान का, वर्तमान में जो ज्ञान पहले से है, वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत, इस शब्द की बहुत वैल्यू है जो मैं लिख रहा हूं, व्यक्तिगत प्रयोग। आज के बाद आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज आर्ट, तो आपको यही बोलना पड़ेगा, इंडिविजुअल यूज ऑफ नॉलेज। ज्ञान का व्यक्तिगत प्रयोग ही कला है। अब ये क्या होता है ज्ञान का व्यक्तिगत प्रयोग, इसको मैं अभी अच्छे से समझाता हूं। दूसरी बात, एक और लाइन याद रख सकते हैं कि कला का संबंध कैसा होता है। कला अध्ययन, अवलोकन और अनुभव से आती है। इट मीन्स स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो लिख देते हैं इसको, कला किससे आती है, कला अध्ययन से आती है। अध्ययन मतलब पढ़ना या स्टडी करना। दूसरा, कला अवलोकन से आती है, अवलोकन, अवलोकन इट मीन्स ऑब्जर्वेशन। एंड थर्ड इज कला अनुभव से आती है, अनुभव यानी एक्सपीरियंस। आप इंग्लिश मीडियम वाले, आप इंग्लिश में लिख लिया करें, क्योंकि दोनों भाषाओं में इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि किसी हिंदी मीडियम वाले को प्रॉब्लम ना हो और ना ही किसी इंग्लिश मीडियम वाले को। मगर मेरा व्यक्तिगत तौर पर आपसे ये सजेशन रहेगा कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी ध्यान रखेंगे। इंग्लिश वाला हिंदी ना पढ़े चलेगा, मगर हिंदी वाला इंग्लिश के शब्द नहीं देखेगा तो गड़बड़ हो सकता है। तो लिख देते हैं सबके बारे में, स्टडी, पहला स्टडी, दूसरा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, SOE। आप इसको फॉर्मूला बना सकते हैं, SEO कंप्यूटर में होता है, वेबसाइट में SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसको। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब आपको समझा दें होता क्या है। होता यह है कि देखिए, कला क्या है। पहले तो सर ने ऐसा क्यों लिखा, वर्तमान ज्ञान का। ये ज्ञान क्या है बेटा, ज्ञान वो है जो पहले से ही उपस्थित है।
जो पहले से ही उपस्थित है उसका कोई व्यक्ति व्यक्तिगत प्रयोग कर रहा है, मतलब इंडिविजुअल प्रयोग कर रहा है, तो वही कला है। फॉर एग्जाम्पल, सीधा सा एग्जाम्पल, संगीत में कितने सुर होते हैं? संगीत में 7 सुर होते हैं। सारे गामा पाधा निसा आपने सुना है। अब उसी सारे गामा पाधा निसा का इंडिविजुअल प्रयोग लता मंगेशकर जी ने किया, ठीक है। उसी सारे गामा का प्रयोग नेहा कक्कर ने किया, ठीक है, हनी सिंह ने किया। और वही सारे गामा के बेस पर हम भी कभी कभी गाना गा लेते हैं, आप भी गुनगुनाते होंगे, मगर आप लता मंगेशकर की तरह क्यों नहीं गा पाते? हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि नॉलेज तो पहले से था कि 7 सुर होते हैं, मगर आपने उन 7 सुरों का अपने हिसाब से प्रयोग किया जितनी आप में योग्यता थी, और उन्होंने, लता जी ने उसी 7 सुरों का अपने अकॉर्डिंग प्रयोग किया जितनी उनमें योग्यता थी, ठीक है। तो इसका संबंध योग्यता से है। आप कहें कि जो जितना योग्य होगा वो अपने अकॉर्डिंग उस ज्ञान का प्रयोग करेगा, यानी ज्ञान पहले से है, ज्ञान पहले से मौजूद है, उसका हर व्यक्ति अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से प्रयोग करता है। इसीलिए नेहा कक्कर का गाने का स्टाइल अलग है, हनी सिंह का अलग है, अनुराग का अलग है, और लता मंगेशकर जी का अलग है, अनुराधा पौंडवाल जी का अलग है। मतलब जिसने जैसा यूज किया उस ज्ञान को, वैसे उसकी कला डेवलप हो गई। तो शुरू करते हैं कि कला में, ये आपने डेफिनेशन देखी। अब मैं बोलता हूं कि कला में 3 पॉइंट आप याद करके जाना, आपका काम हो जाएगा। 3 पॉइंट इसी से निकालेंगे। जो 3 पॉइंट हम निकालेंगे वही कला की विशेषता है। कला के 3 पॉइंट क्या होते हैं? कला के 3 पॉइंट होते हैं, पहला सैद्धांतिक ज्ञान का होना। लिख रहे हैं हिंदी में सैद्धांतिक, सब लोग लिख लेंगे, सैद्धांतिक ज्ञान का होना। अभी मैंने आपको समझा दिया, सैद्धांतिक ज्ञान का होना। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे थ्योरेटिकल नॉलेज। ऑलरेडी कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। मतलब ये कि संगीत के 7 सुरों की पुस्तकें तो बहुत पुरानी हैं। आपने सुना होगा 4 वेद होते हैं, उसमें एक सामवेद होता है, और सामवेद में संगीत के बारे में सबसे पहली जानकारी दी गई थी। और हम इतिहास में पढ़ते हैं कि सामवेद संगीत की, दुनिया की, विश्व की पहली पुस्तक है। तो लिख देते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज। इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, थ्योरेटिकल नॉलेज लिख दिया। ये पहले से होता है, तो आपको इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। हर कलाकार अपनी तरफ से ज्ञान नहीं बनाता है, मतलब उसके पास पहले से कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, उसका वो यूज करता है, मगर प्रयोग कैसा कर रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है व्यक्तिगत प्रयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा, ध्यान रखना, इसको बोलेंगे व्यक्तिगत एंड योग्यतानुसार प्रयोग। किसका प्रयोग? ज्ञान का। ध्यान रखेंगे, ज्ञान का प्रयोग। लिख देते हैं व्यक्तिगत के लिए इंग्लिश बनेगा इंडिविजुअल, और एबिलिटी कितनी है? एबिलिटी मतलब योग्यता। आप में कितनी एबिलिटी है, मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है, हम दोनों की एबिलिटी अलग अलग है, तो हम दोनों इस ज्ञान का अपने अपने लेवल पर अलग अलग प्रयोग करेंगे, ठीक है। सीधी बात, एग्जाम्पल सीधा से लेना है। एक तरफ लता मंगेशकर जी हैं और एक तरफ मैं हूं या आप हो। हम भी गाते हैं, वो भी गाती है, उनका नाम है, हमारा नहीं है, क्योंकि ये हमारी योग्यता है और ये उनकी योग्यता है। तो ये दूसरा पॉइंट निकल कर आता है। और तीसरा पॉइंट जो निकल कर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या संगीत के 7 सुरों में जो दिया था वैसा का वैसे कोई भी कर ले तो लता मंगेशकर बन जाएगा? नहीं, लता मंगेशकर जी की खुद की कुछ क्रिएटिविटी होगी उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोला है कि कला में क्रिएटिविटी होना भी जरूरी है। इसका मतलब व्यवहार और क्रिएटिविटी, बिहेवियर एंड क्रिएटिविटी पर आधारित। लिख देते हैं व्यवहार एंड रचनात्मकता। बेटा यही लिखना है शब्द। और हिंदी मीडियम को इसीलिए इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि 2-2, 3-3 शब्द मिलते हैं। देखिए मैं इसको लिखता हूं, रचनात्मकता को परीक्षा में लिख देगा सृजनात्मकता किसका लक्षण है, तो आप बोलेंगे कला का लक्षण है सृजनात्मकता। इंग्लिश मीडियम वाले बिहेवियर एंड क्रिएटिविटी लिख देते हैं। मेन शब्द है इसके क्रिएटिविटी, फिर भी दोनों लिख देते हैं बिहेवियर एंड क्रिएटिविटी। अब देखिए बेटा, जब आपको आएगा कि कला के कौन से 3 लक्षण हैं तो आप इन तीनों को पहचान लेंगे और रटेंगे नहीं, समझ जाएंगे। लता मंगेशकर का उदाहरण कि देखो भैया, संगीत के 7 सुर पहले से थे, मतलब पहले से ज्ञान था, ऑलरेडी नॉलेज था। फिर उसके बाद उन्होंने उनका इंडिविजुअल प्रयोग किया, उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार प्रयोग किया, ठीक है। और तीसरा, उन्होंने पूरा वैसा का वैसे ही प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ किया होगा, तभी तो हम उनके जैसा नहीं गा पाते। और वो बहुत लंबा सुर खींच लेती हैं क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी होगी, तभी तो उनका नाम पूरे विश्व में चलता है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या ये तीनों पॉइंट मैनेजमेंट में है? यदि ये तीनों पॉइंट मैनेजमेंट में हैं, इसका मतलब मैनेजमेंट भी कला है। तो मैनेजमेंट में तीनों चीजें होती हैं बेटा, मैं आपको प्रूफ कर देता हूं सारी चीजें।
जैसे क्या मैनेजमेंट के लिए पहले से कोई ज्ञान है? बिल्कुल है। देखिए मैं एक मैनेजर हूं बेटा, और मेरे लिए भी पहले से कुछ ज्ञान बन चुका है, बहुत पहले से। किसने बनाया होगा? किसी ना किसी स्पेशलिस्ट ने बनाया होगा। जो पहले के लोग हुए हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, और विशेषज्ञों ने पहले से इसके लिए कुछ ना कुछ लिटरेचर रखा। लिटरेचर मतलब किताब बना रखी है। उसी किताब को मैं भी पढ़ लेता हूं तो मेरे अंदर भी मैनेजमेंट आ जाता है। ठीक है, तो लिख देते हैं कि मैनेजमेंट में, अब मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं एरो लगा के, मैनेजमेंट में पहले से कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज है। पहले से कुछ क्या है? मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल नॉलेज है, सैद्धांतिक ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल आगे चल के आपको पढ़ना है मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट है। जैसा आप देखते हैं मार्केटिंग करते हैं लोग, तो मार्केटिंग के लिए। दूसरा फाइनेंस मैनेजमेंट यानी वित्त प्रबंध, पैसे का कैसे प्रयोग करें, कैसे पैसे का प्रयोग करें कि पैसा और बढ़े, अच्छे से काम हो, तो मार्केटिंग के लिए एक लिख देते हैं, मार्केटिंग के लिए। दूसरा फाइनेंस मैनेजमेंट, एफएम लिख दिया मैंने। एफएम मतलब फाइनेंस मैनेजमेंट, हिंदी वाले वित्त प्रबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वित्त प्रबंध। और दूसरी बात ह्यूमन रिसोर्सेस, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हम मानव, हम भी रिसोर्सेस ही हैं। जैसे ये पेन रिसोर्सेस है वैसे हम भी रिसोर्सेस हैं। इट मीन्स मानव भी संसाधन है। जैसे ये पेन है, कुर्सी है, टेबल है, छत है, मकान है, ये सब संसाधन है, वैसे इंसान भी तो एक संसाधन है काम करने के लिए। तो लिख देते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन। फिर से बोल रहे हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट और एचआर, इन पर पहले से कुछ स्पेशलिस्ट ने किताबें बना रखी हैं, बुक्स बना रखी हैं, उसका प्रयोग कर लीजिए, आप भी एक अच्छे मैनेजर बन जाएंगे। एक बात तो ये पहले से ज्ञान तो है, मैं राइट लगाऊंगा, हाँ ऐसा मैनेजमेंट में होता है। दूसरी बात व्यक्तिगत और योग्यता अनुसार, इसका मतलब जो इन ज्ञान का प्रयोग कर लेगा क्या वो मैनेजर बन जाएगा? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कुछ मैनेजर बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े लेवल पर हैं। शिव नाडार एचसीएल कंपनी चलाते हैं, गूगल सुंदर पिचाई चलाते हैं, आप समझते हैं। तो ये बड़े बड़े लोग हैं, इनमें कुछ ना कुछ तो एबिलिटी होगी जो हम में नहीं है, नहीं तो हम भी सुंदर पिचाई बनकर चला ले। यदि हमको या आपको या मुझको कोई पूरी गूगल की कमान दे देगा, जाओ कल से आप हटो, सुंदर पिचाई को हटाओ, आपको ही बैठा दो, जाओ संभालो, आप संभाल लोगे? आपको ये किताब भी दे दूंगा, पढ़ लो, आप बोलोगे नहीं हो रहा भैया, पढ़ भी लिया तो भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं होगी। आपके अंदर जो एबिलिटी है वो आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये सबकी योग्यता, मतलब ये जो ज्ञान है इसका हर मैनेजर अपने अकॉर्डिंग यूज करता है। जो व्यक्ति जितना एबल होता है उतना यूज करता है, नहीं तो फिर सारे मैनेजर एक जैसे ही होते और सारी कंपनी ऊपर होती। क्यों कोई कंपनी बहुत ऊपर होती है और क्यों कोई कंपनी डूब जाती है? क्योंकि मैनेजमेंट की कमी होती है, मैनेजर की कमी होती है। तो आप बोलेंगे सर ये भी होता है, हर मैनेजर की अलग अलग एबिलिटी होती है, और हर मैनेजर, ये जो मैंने किताबें लिखी हैं मार्केटिंग पर, फाइनेंस मैनेजमेंट पर, एचआर पर, इन पर जो पहले से नॉलेज है, हर मैनेजर उस नॉलेज का अपने अकॉर्डिंग प्रयोग करता है, यानी अपना इंडिविजुअल प्रयोग वो करता है। तीसरी बात क्रिएटिविटी भी होती है, सीधी सी बात है, तीनों बातें होती हैं मैनेजमेंट में, क्योंकि हर मैनेजर, अब ध्यान देना, मैनेजर ऐसा नहीं होता कि इसमें जो लिख दिया वही करेगा। जैसे इसमें लिख दिया है कि जितना पैसा देंगे उतना एक व्यक्ति काम करेगा। मैं बताता हूं आपको, जितना पैसा देंगे उतना व्यक्ति काम करेगा। आप मजदूर को आपने बोला आज 500 रुपए देंगे, 20 पेन बनाइए, उसने बना दिए। फिर उसके बाद आपने बोला 10 पेन और बनाइए, 200 रुपए और देंगे, तो उसने 10 और बना दिए। मगर 4 दिन बाद आपने बोला 500 रुपए देंगे, 20 पेन बनाइए, बोलेगा आज मूड नहीं है भाई, आज मूड नहीं है। अरे उसका मूड नहीं है क्योंकि उसकी दादी की तबीयत खराब है, उसकी वाइफ की तबीयत खराब है। इसका मतलब व्यवहार पे डिपेंड करेगा, व्यवहार पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए ये सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होंगे। अभी हम साइंस की भी बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि इसको जितना पढ़ लिया वो तो बेस बन गया मैनेजर का। उसके बाद मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर अपने अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करेगा, मैनेजर अपने एक्सपीरियंस दिखाएगा उसमें कि हाँ मैंने देखा है कि महिलाओं के साथ ऐसा करो तो ठीक होता है, पुरुषों के साथ ऐसा करो तो ठीक होता है, बुजुर्ग के साथ ऐसा करो तो, मतलब उसका अपना एक्सपीरियंस है और वो अपना एक्सपीरियंस लगा देगा ना बेटा, तो वो ऐसा भी हो सकता है कोई मैनेजर अपना खुद का प्रिंसिपल ही बना लेगा। इसका मतलब इसमें क्रिएटिविटी होती है, हर मैनेजर में क्रिएटिविटी होती है। जिसमें जितनी क्रिएटिविटी होती है वो उतना अच्छा मैनेजर होता है। तो लिख देते हैं क्रिएटिविटी भी होती है। पूरा यही ज्ञान काम नहीं होता, हर मैनेजर अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हिसाब से काम करता है, यानी उसमें उसकी खुद की क्रिएटिविटी भी जरूरी है। तो ये हो गई बात। तीन शब्द याद रखना है, तीनों मैंने लिख दिए हैं। इस अकॉर्डिंग देखें तो मैनेजमेंट एक आर्ट है,
मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है, ध्यान रखना। अब मैनेजमेंट बनने जा रहा है विज्ञान। अब कला और विज्ञान में भी अंतर देखना आपको मिल जाएगा। किसी के सामने कभी इंटरव्यू देंगे, आपसे पूछेंगे व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड साइंस, तो आप बता सकेंगे। एमपीपीएससी का इंटरव्यू देंगे या कहीं भी देंगे, आपसे पूछ लिया जाता है तो लिख देते हैं। विज्ञान भी बोलता है मैं भी 3 चीजों पर चलता हूं, मेरे पास भी 3 चीजें हैं। जैसे कला के पास 3 सिद्धांत है, वैसे विज्ञान भी बोलता है मेरे पास भी 3 सिद्धांत है। सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो आज के बाद कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज साइंस, तो आपको बोलना है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यही है विज्ञान की परिभाषा। आपको हिंदी में बोलना है क्रमबद्ध ज्ञान, मतलब ज्ञान नहीं बोलना है, क्रमबद्ध माने सिस्टमेटिक। अब क्रमबद्ध क्यों बोल रहे हैं इसको भी बताते हैं। पहले विज्ञान की परिभाषा लिख दें। क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध ज्ञान, ज्ञान का समूह बराबर विज्ञान। पहले तो सीख ले इंग्लिश में। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान नहीं, क्रमबद्ध ज्ञान, एक के बाद एक, सिस्टमेटिक। ठीक है, अभी समझाएंगे इसको। दूसरी बात, विज्ञान की एक और खासियत है, दूसरी खासियत। विज्ञान बोलता है भाई मैं जो सिद्धांत दे रहा हूं वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, प्रिंसिपल वो लागू होंगे। अभी कला ने क्या बोला था? कला ने बोला था नॉलेज तो मेरे पास भी है मगर आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाते रहना, बोला था, उसमें रचनात्मकता। इसमें बोलेगा नहीं, मैं जो बता रहा हूं सब पहले ही हो गया है, जितना चेक करना था हमने कर लिया, अब जो हम लिख के दे रहे हैं ये विज्ञान है, दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो ये कभी फेल नहीं होगा। ये पेन है मेरे हाथ में और ये पेन यहां से छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा। ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, न्यूटन ने दिया है, न्यूटन ने दिया है। तो एक काम करें, अमेरिका में चल के छोड़ें, वहां भी होगा। किसी भी प्लेनेट पर जाकर आप छोड़ेंगे, यदि उसमें ग्रेविटेशन है तो वो चीजें नीचे आएंगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसका मतलब दूसरी विशेषता क्या है? विज्ञान की दूसरी विशेषता है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य। लिख देते हैं ये यूनिवर्सल, हिंदी में पहले लिख दें सार्वभौमिक, सार्वभौमिक सत्य होता है। कोई पूछेगा व्हाट इज साइंस, तो आप ये दोनों शब्द बोल देना, वो समझ जाएगा कि आप अच्छा पढ़ते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान का समूह, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। जो साइंस होता है वो पूरी दुनिया में हर जगह सत्य होता है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब विज्ञान की भी 3 कसौटी है, इसी से आपको निकल जाएगा। 3 कसौटियां, इससे कौन कौन से निकल जाएगी? पहला इसी से पॉइंट निकाल लेंगे, क्रमबद्ध ज्ञान होता है, इसमें क्रमबद्ध ज्ञान होता है। अब एक बात बताइए, यही बात तो मैंने कला में भी लिखी थी कि सैद्धांतिक ज्ञान होता है, बिल्कुल सही है। इसमें भी ज्ञान होता है, उसमें भी ज्ञान होता है। कला में उस ज्ञान का प्रयोग इंडिविजुअल करते हैं, इसमें इंडिविजुअल नहीं करते। इसमें जो है वो है, पहले ही लिखने वाले लिख गए, न्यूटन लिख गए, सब लोग पहले लिखने वाले, कॉपरनिकस लिख गए, केपलर लिख गए। भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, क्या आपको ऑब्जर्वेशन करना है? क्या आपको चेक करना है इसको कि देखूं मैं जाके लगाती भी है कि नहीं? अब सब चेक हो गया बेटा, अब आप लेट हो गए। आप कॉपरनिकस के जमाने में पैदा होते तो आप बोलते मैं भी देखूंगा, क्योंकि सबसे पहले कॉपरनिकस के पहले ये पृथ्वी और सूर्य के बारे में टॉलमी ने बोला था। तो टॉलमी का ज्ञान बहुत दिनों तक चलता ही रहा। बाद में आ गए कॉपरनिकस, उन्होंने बोला टॉलमी भाई साहब आपने गलत बोला है, मैं बताता हूं। तो उन्होंने बताया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा लगाती है। फिर कॉपरनिकस भी थोड़ा गलत थे। फिर तीसरे नंबर पे आ गया केपलर, केपलर ने बताया अरे तुम भी थोड़ा गलत हो, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल को सुधार देता हूं। उन्होंने सुधार दिया। और ऐसे हमारे भारतीय विद्वानों में आर्यभट्ट हुए हैं, वाराह मिहिर हुए हैं, ये सब ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने पहले ही सब सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब ये कि क्रमबद्ध ज्ञान है और इसमें आपको इस ज्ञान में कुछ छेड़खानी नहीं करना है, ये ऑलरेडी है, आपको इसका सिर्फ प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्रमबद्ध ज्ञान का समूह, वही का वही मैंने पॉइंट लिख दिया। विज्ञान की एक अच्छी बात है, ये कारण और परिणाम पर चलता है, कारण और परिणाम, कॉजेस एंड इफेक्ट लिख लेंगे इसको। विज्ञान की विशेषता इसी में लिख रहा हूं क्योंकि ये कारण और परिणाम पर आधारित है। कारण और परिणाम के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। क्या मतलब होता है? यदि ऐसा हुआ है तो उसका कारण है, यदि ऐसा हुआ है तो उसका यह कारण है। मतलब हर इफेक्ट का कोई कॉज है, हर परिणाम का कोई ना कोई कारण है। मैं सीधा समझा दूं आपको कि यदि पेन नीचे गिर रहा है तो इसका कारण गुरुत्वाकर्षण है, आप इसको झुठला नहीं सकते हर जगह। दूसरी बात इसमें याद रखेंगे, इसमें टेस्टिंग होती है बेटा, तो लिख लेते हैं परीक्षण पर आधारित, परीक्षण पर आधारित। ध्यान रखना, विज्ञान किसको बोलते हैं? जो पहले से परीक्षण पर आधारित होता है।
इंग्लिश में बेस्ड ऑन टेस्टिंग, मतलब कई बार टेस्टिंग की है, एक बार नहीं कई बार हमने सिद्ध किया, तब जाके माना कि न्यूटन साहब ने सही बोला है, गुरुत्वाकर्षण के सही नियम दिए हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, बेस्ड ऑन टेस्टिंग। अब इसमें और एक बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले न्यूटन साहब को एक सेव फल ऊपर से गिरा पेड़ से, तो उन्होंने पहले बोला कि ये गिरा पेड़ से टूटा, तो ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया। तो उनके दिमाग में आया कुछ कि यार कोई ना कोई तो इसका कारण है, मतलब यदि परिणाम है तो उसका कोई कारण भी है, परिणाम है तो उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो उन्होंने पता लगाया, मतलब ये ऑब्जर्वेशन था, ये उनका खुद का ऑब्जर्वेशन था। फिर उन्होंने इसको चेक किया होगा, सब जगह चेक किया, सारे टेस्टिंग करी, फिर फाइनली उन्होंने बोला कि हर जगह ऐसा ही होता है, जिस पिंड में ग्रेविटेशन होता है वो अपने आसपास की चीजों को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स है, और उसी को गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे जब हम पृथ्वी की बात करेंगे। तो ये बेटा शुरू कहां से होता है, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, ये अवलोकन से शुरू होता है। अवलोकन मतलब अभी मैंने बताया था ऑब्जर्वेशन, उसमें भी ऑब्जर्वेशन था, इसमें भी ऑब्जर्वेशन है, मगर उसमें ऑब्जर्वेशन के बाद बहुत सारी टेस्टिंग नहीं हुई है। इसमें ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया था कि जो आर्ट में मैंने शुरू में क्या लिखा था, स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। आप देख लेना, मैंने एसईओ लिखा है यहां पर, स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। मगर यहां पर बोल रहा हूं ये शुरू तो ऑब्जर्वेशन से ही हुआ होगा, क्योंकि न्यूटन जी को भी एक जगह ऑब्जर्व हुआ होगा, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, बाद में टेस्टिंग हुई उसकी। मगर देन लिख लेना, मतलब इसके बाद, इसके तत्पश्चात क्या हुआ, तत्पश्चात कई बार इसकी टेस्टिंग हुई होगी, इट मींस ऑब्जर्वेशन देन टेस्टिंग। क्या बोल रहा हूं मैं, अवलोकन से शुरू हुआ और कई बार टेस्टिंग हुई, फिर जाके फाइनल हुआ और बोल दिया जाओ ये दुनिया भर के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो अच्छी बात है इसमें कि ये भी ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है और टेस्टिंग कई बार, मतलब पिछले लोगों ने, पूर्वजों ने कई बार इसकी टेस्टिंग कर ली है, और टेस्टिंग करने के बाद ही ये यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम दिए गए हैं। ये तीसरी बात। दूसरी बात, अब आ जाओ तीसरी बात पे। तीसरी बात भी आपको मैं बता ही चुका हूं, इसमें ब्रॉड वैलिडिटी होती है, व्यापक वैधता, हिंदी वाले व्यापक वैधता होती है, वैधता इंग्लिश वाले ब्रॉड वैलिडिटी होती है। मैंने आपको बता दिया ब्रॉड वैलिडिटी मतलब कहीं भी जाओगे ये लीगल है, वैलिड है, जो साइंस ने बना दिया वो वैलिड है, जो साइंस ने बना दिया वो वैलिड है। तो इसको खत्म कर देते हैं, ये तीनों पॉइंट हो गए, लिख देते हैं ब्रॉड वैलिडिटी मतलब व्यापक वैधता का मतलब समझ गए बेटा, यही होता है सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, ये 3 पॉइंट होते हैं विज्ञान में। फिर से देख लीजिए एक बार, विज्ञान भी बहुत सारे नॉलेज का ग्रुप है, नॉलेज की बॉडी है, बहुत सारे क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है ना, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसमें कॉजेज और इफेक्ट का संबंध होता है। किस पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट। और दूसरा, इसमें ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है, बट कई बार पहले ही टेस्टिंग हो चुकी है, टेस्टिंग के बाद हमको फाइनल प्रिंसिपल मिलता है। ठीक है, और तीसरा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, या इसमें ब्रॉड वैलिडिटी होती है। ये कंप्लीट। अब बात करते हैं, क्या ये तीनों चीजें मैनेजमेंट में है? बिल्कुल है, थोड़ा थोड़ा सब मिला लीजिए। ये आते हैं मैनेजमेंट की बात। अब एरो लगा के इस पर भी मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, क्रमबद्ध ज्ञान का समूह, कथन और कारण। तो इसको क्यों बोल रहे हैं कि पहले से सिस्टमेटिक? क्योंकि मैनेजमेंट के लिए भी पहले से सिस्टमेटिक ज्ञान है। सिस्टमेटिक ज्ञान है मतलब मैं बताता हूं, जैसे इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी अलग है ना। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा है ना, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब टर्म कहाँ के हैं? क्या ये संविधान में पढ़ते हो आप? नहीं। तो भैया अर्थशास्त्र की अलग अपनी भाषा है, अर्थशास्त्र के बहुत सारे अपने अलग शब्द हैं। हम भूगोल में जाएंगे तो ज्वालामुखी, भूकंप, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, इसकी अलग टर्मिनोलॉजी है, इसके अलग साइंस है। मतलब जैसे अन्य सामाजिक विज्ञान, अदर जो साइंस होते हैं, नेचुरल साइंस, उनकी जैसी टर्म होती है, जैसी शब्दकोश यानी उनका जो डिक्शनरी होता है, वैसे मैनेजमेंट का भी तो एक डिक्शनरी हो गया है, बिल्कुल हो गया है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, जो आप बार बार मुझसे सुन रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब उनका भी क्रमबद्ध ज्ञान है। मतलब जो मैनेजमेंट है उसमें भी क्रमबद्ध ज्ञान है, उसकी खुद की अपनी टर्मिनोलॉजी है। मैनेजमेंट में भी ऐसे कुछ सिद्धांत हैं बेटा जो पुराने लोग डेवलप कर गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं कि ये मैनेजमेंट में होता है, राइट लगा दिया। क्यों? क्योंकि इसका अपना शब्दकोश होता है, इंग्लिश में बात करें डिक्शनरी होती है, इसके अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। हिंदी में बात करें तो इसकी अपनी क्या बोलेंगे, अवधारणा होती है।
अवधारणा होती है। हम दूसरी बात, जैसे विज्ञान के सिद्धांत होते हैं वैसे प्रबंधन के भी सिद्धांत होते हैं। अरे जो हेनरी फेयोल दे गए, वो टेलर दे गए, वो सब सिद्धांत तो हैं। ये बात अलग है कि बाद में वो फेल हो जाएंगे, बट साइंस वाले फेल नहीं होते। इसीलिए तो हम मैनेजमेंट को पूरा साइंस नहीं मानते हैं, हम पूरा साइंस मान ही नहीं सकते। मैनेजमेंट आर्ट के नज़दीक है, आर्ट के बहुत नज़दीक है, आर्ट ही मानना उचित है। मगर ऐसा सिर्फ आर्ट माने तो भी गलत है। इसलिए हम बोलते हैं आर्ट तो है बट थोड़ा साइंस का प्रयोग कर ले तो और अच्छा हो जाता है। इट मीन्स दोनों के बीच में है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, पूरक है एक दूसरे के। तो लिख देते हैं इसका अपना शब्दकोश है, इसके अपने कॉन्सेप्ट है और इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, यानी सिद्धांत है। इट मीन्स मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक ग्रुप, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। पहले से लोगों ने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए और फाइनल सिद्धांत बना के दिए। अब चले टेस्टिंग, तो टेस्टिंग भी हुई है भाई। टेलर ने और फेयोल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं, इनका नाम दोनों का लिख दूं तो आपको याद रहेगा। टेलर एंड फेयोल, इन्होंने क्या करा है मालूम है? इन्होंने कार्यात्मक प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। ध्यान रखेंगे, आगे चल के पढ़ना है बेटा ये, तो लिख देते हैं इन दोनों ने क्या दिया था? कार्यात्मक प्रबंध के सिद्धांत इंग्लिश में कर लेना बेटा, है ना, इंग्लिश में कर लेना। प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल, ये किसने दिया है? टेलर और फेयोल ने। और लास्ट में बात करें यूनिवर्सल ट्रूथ, तो फिर आप फंस गए, तीसरे वाले में फंसोगे, पहले दूसरे में नहीं फंसे, तीसरे में कैसा फंसोगे? अब क्या जो टेलर ने बोला वो होगा? नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया कि उसकी दादी की तबीयत खराब है, वो बोल रहा है तेरा प्रिंसिपल आज कोई काम नहीं करेगा। ये टेलर क्या बोलता था? टेलर और फेयोल क्या बोल गए थे पता है आपको? टेलर और फेयोल बोल गए थे कि जितना पैसा दोगे इंसान उतना काम करेगा, तुम पैसा बढ़ाते जाओ वो काम बढ़ाता जाएगा, जितनी उसके शरीर में ताकत है पूरी लगा देगा सिर्फ पैसों के लिए। मगर क्या पैसे ही सब कुछ होते हैं? आप किसी कंपनी में काम करेंगे, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, मैं सैलरी पैकेज आपकी बढ़ा दूंगा मगर आपसे अच्छा व्यवहार नहीं रखूंगा। ए इधर आ, आप बोलो क्या यार, कोई इज्जत ही नहीं, कोई इंसल्ट कर देते हैं हर किसी के सामने, यहाँ तो कुछ है ही नहीं यार। अच्छा आपको खूब पैसा दूंगा, काम करो, मैं बोलूँगा एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी, तो फिर आप बोलोगे अरे आज तो मेरी मैरिज एनिवर्सरी, आज तो छुट्टी चाहिए, नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं मारना, ठीक है ना? तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे अरे ऐसी काय की कंपनी, ऐसा पैसा काय का, घर के लिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा, मेरी वाइफ के लिए, मेरी सिस्टर के लिए। तो बेटा ये जो कार्यात्मक प्रबंध में बोला था इन्होंने कि जितना पैसा दोगे उतना काम करेगा, फिर बाद में इन दोनों को क्रॉस करने वाले आ गए थे भाई साहब एल्टन मेयो। उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, जब वो यहां से खुश होगा, अंदर से संतुष्ट होगा तब वो काम करेगा, जब वो अंदर से खुश होगा तब वो काम करेगा। टेलर क्या बोलता है? टेलर बोलता है दो लोग ज्यादा दोस्त है ना, पक्की दोस्ती है, इनकी फ्रेंडशिप है, तो इन दोनों को अलग करो, नहीं तो ये क्या करेंगे? ये बातचीत करेंगे, काम नहीं करेंगे, ये फुसुर करेंगे, काम कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा। तो दूर करो उसको, उसके पास बिठाओ जिस पड़ोसी को जानते नहीं कौन है, ये नहीं, अपना काम करो। मगर फिर एल्टन में आए, उन्होंने उल्टा कर दिया, बोले गलत, दोस्त को दोस्त के पास बिठा दो। ये मैं क्लास में भी करता हूँ, क्लास में भी कभी सभी मैं सोचता हूँ कि टेलर के हिसाब से चलूँ कि एल्टन मेयो, तो मैं एल्टन मेयो के हिसाब से चलता हूँ। मैं देखता हूँ एक लड़का है, वो लड़के का दोस्त वहाँ है, तो जब ये दोनों बैठते हैं तो हो सकता है कि खूब बातें करें, पढ़ाई नहीं करें, दोनों फेल हो जाएं। और ऐसा भी कई बार हुआ कि जब दोस्त के पास बैठता तो बोलता चल अपन दोनों टॉप करेंगे क्लास में, तो वो दोस्त के पास बैठकर ज़्यादा पढ़ाई करता है, ठीक है ना, बजाय उसके नए आदमी के पास बिठाऊंगा तो बोलता है यहाँ अच्छा ही नहीं लगता, मेरी टीम तो आगे बैठी है, मेरा मित्र तो वहाँ कोने में बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ ये वाली बेंच पे। तो ध्यान रखना, इन दोनों को फेल कर देंगे एल्टन मेयो बोलेंगे नहीं भैया, ये जो मनुष्य है ना, ये कोई इकोनॉमिकल नहीं है, आर्थिक मानव नहीं है, नॉट इकोनॉमिकल, ये सोशल मनुष्य, सोशल, क्योंकि मनुष्य सोशल मतलब मनुष्य का समाज पर प्रभाव पड़ता है और समाज का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि मेरे घर में किसी की तबीयत खराब है तो फिर मेरी पढ़ाने की इच्छा नहीं होगी, और मैं चाहूंगा भी कि खूब पढ़ा लूं, ये मेरा काम है, नहीं होगा। अरे यार घर में तो ये प्रॉब्लम चल रही, अंदर से लेक्चर नहीं निकलेगा। मतलब मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, मैं एक सोशल हूं, तो मुझका समाज का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा जरूर। तो बेटा इन दोनों को फेल करेंगे बाद में, तो इस पे मैं लगाता हूं स्टार कि ये पूरा पास नहीं होगा। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ब्रॉड वैलिड है, ब्रॉड वैलिड मतलब हर जगह वैलिड है, ऐसा नहीं है। टेलर के जो सिद्धांत थे, प्रबंधन के जो पहले से सिद्धांत थे, वो हर जगह वैलिड नहीं हो पाए। फिर भी लिख देंगे, फिर भी अब इसको सपोर्ट कैसा करूंगा? ध्यान देना, भले ही टेलर के सिद्धांत हर जगह सपोर्ट नहीं करते, मगर कुछ बेसिक तो बना,
कुछ बेसिक बना, टेलर कुछ तो प्रिंसिपल दे गए होंगे, उसी प्रिंसिपल के बेस पर तो एल्टन में मैंने आगे की स्टडी करी। भाई तुमने बेस बना दिया, मैंने उसको और आगे बढ़ा दिया और स्टडी करके, तो मतलब ये इसके आप बोलेंगे इससे बैकग्राउंड तो बना, इनके प्रिंसिपल जो थे इससे आधार बन गया, ताकि आगे के लोगों ने आगे की स्टडी की, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, टेलर ने जो पुराने सिद्धांत दिए हैं, मतलब परंपरागत सिद्धांत जो है, परंपरागत मत लिखो, मानक लिखो, स्टैंडर्ड, जो मानक सिद्धांत इसमें भी होते हैं उसका भी यूज होता है, बट उससे ज्यादा परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? परिस्थितियों पर, मतलब कंडीशन कैसी है। यदि कंडीशन सेम होगी तो तुम्हारा प्रिंसिपल लागू हो जाएगा, और कंडीशन बदल गई तो तुम्हारा प्रिंसिपल फेल भी हो सकता है, फिर मेरे को दूसरा प्रिंसिपल अपनाना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं ये मानक सिद्धांत है, ये मानक सिद्धांत है, बट परिस्थितियों का लिख देते हैं, परिस्थितियों का यानी कंडीशंस का, सिचुएशंस का और व्यवहार का अलग ही प्रभाव इस पर पड़ता है। मगर फिर काम क्या आएंगे? मगर एक बात बताओ, किसी को नया मेरे को मैनेजमेंट सिखाना है कि चलो आओ आप आज से आपको मैनेजर बनाएंगे, तो क्या मैं टेलर के प्रिंसिपल सिखा सकता हूं? बिल्कुल हाँ, क्योंकि कोई मैनेजर बनेगा तो पहले टेलर सीखेगा, फिर फेयोल सीखेगा, फिर एल्टन मेयो सीखेगा, फिर चेस्टर बर्नार्ड सीखेगा, फिर हर्बर्ट साइमन सीखेगा, यही सब तो सीखेगा। तो सीधी सी बात है कि ट्रेनिंग देने के काम में आते हैं। लिख देता हूं, ये मानक सिद्धांत काय में आ रहे हैं? ये ट्रेनिंग किसको? मैनेजर्स को ट्रेनिंग देने के काम भी आते हैं। तो सीधी सी बात, इसकी कहीं कहीं व्यापक वैधता होती है, मगर हर जगह नहीं। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, मगर मैक्सिमम मामलों में ये ट्रूथ साबित हो जाता है, सत्य साबित हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये गुण भी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में है। तो मैनेजमेंट में तीनों गुण है बेटा, ये वाला गुण भी है, ये वाला गुण भी है और ये वाला गुण भी है। इट मीन्स मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब आपने दोनों चीजें देख ली कि सर मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है, 3 पॉइंट इसके दोनों मैनेजमेंट में है। तो सीधी बात करें कि है क्या, तो आप बोलेंगे दोनों हैं, तो दोनों का मिक्सचर। जब प्रबंध एक पेशा है, यस माना जाता है, मगर इसमें तो बहुत सारे स्टार लगेंगे। अभी तक ये पेशा नहीं बन पाया बेटा। पेशा क्या होता है? पेशे को समझने के लिए किसको दिमाग में रख लेंगे? डॉक्टर साहब को। आखिर डॉक्टर बनता कैसे है? पहले नीट की एग्जाम दे, नीट क्वालिफाई कर, उसके बाद तेरे को हॉस्पिटल मिलेगा, 5 साल जाके एमबीबीएस कर, उसके बाद डॉक्टर बनेगा। अब तू बोलेगा नहीं मैं तो 11th में कॉमर्स ले रहा हूँ बट डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो कैसे बनेगा भैया? बन ही नहीं पाएगा, सीधी बात। एडमिशन कौन देगा तुझको एमबीबीएस में? तू बोलेगा मैंने बीकॉम किया है, मुझको एमबीबीएस में एडमिशन दे दो, नहीं मिलेगा। तूने एलएलबी किया नहीं, तू बोलता मैं वकील बनना चाहता हूँ, कल से जमानत कराऊंगा लोगों की, नहीं बन पाएगा। एलएलबी कर, एलएलएम कर, उसके बाद होगा सब काम एलएलबी के बाद। तो सीधी सी बात, पेशे में कौन कौन सी विशेषता होती है? 1 2 3 4 एंड 5। छोटा छोटा है बेटा, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप समझते हैं डॉक्टर कैसे बनते हैं, पैसे में ज़्यादा लिखना नहीं है। सबसे पहले पैसे में क्या क्या लिखना है? पैसे में सबसे पहले लिखना है, आप बताइए क्या पैसे में कोई ना कोई नॉलेज लगता है, कोई ना कोई शिक्षा लगती है, एजुकेशन लगता है? बिल्कुल हाँ। सबसे पहले देखते हैं कि पैसे के लिए क्या होता है। तो बेटा पैसे के लिए भी फिर से लिखूंगा, नॉलेज ज्ञान का समूह, सब में लिख रहा हूं, ज्ञान का समूह, एंड एजुकेशन सिस्टम शिक्षा पद्धति, शिक्षण व्यवस्था इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में सॉरी, शिक्षण व्यवस्था मतलब एजुकेशन सिस्टम होता है। सीधी सी बात, कुछ नॉलेज होगा तभी डॉक्टर बनोगे। और नॉलेज भी कौन सा? वही वाला जो हम बता रहे हैं, पारिभाषित नॉलेज, मतलब पहले से डिसाइड किया गया है कि डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना है, साइंस लेना है, ठीक है। तो लिख देते हैं इसके लिए एक एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम है कि यदि आपको साइंस लेना है, डॉक्टर बनना है तो साइंस लेना पड़ेगा, वकील बनना है तो एलएलबी करना पड़ेगा, सीधी सी बात। दूसरी बात क्या होता है बेटा? दूसरी बात इसमें एक अच्छा शब्द, थोड़ा सा कठिन सा, अवरोधक प्रवेश होता है। अवरोधक प्रवेश, अब ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको पटवारी की एग्जाम में, तो आप समझ जाना कहां से आ रहा है ये सब क्वेश्चन। अवरोधक प्रवेश, इसका मतलब ब्लॉक्ड एक्सेस। क्या बोलेंगे? ब्लॉक्ड एक्सेस, मतलब हर कोई नहीं आ सकता भैया। एक अवरोधक का मतलब होता है ब्रेकर, ठीक है ना, ब्लॉक, कि हर वो व्यक्ति डॉक्टर बनेगा जिसने पहले ये एग्जाम की निकाला हो, नीट निकाला हो, उसको ये एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो लिख देते हैं ब्लॉक्ड एक्सेस। ब्लॉक्ड एक्सेस लिख देना इंग्लिश में, ब्लॉक्ड एक्सेस। यानी आपको डॉक्टर बनना है तो कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगी। लिख देते हैं प्रवेश परीक्षा होती है, इंग्लिश में लिख लेना, एंट्रेंस एग्जाम होती है। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो नीट की एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिख रहा हूं मैं? एक प्रवेश परीक्षा। प्रवेश मतलब जो इसको क्रॉस करेगा उसी को एडमिशन मिलेगा, वरना आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। पहले नीट क्वालिफाई करें, उसके बाद आप
डॉक्टर बने। अभी बेटा इसमें मैनेजमेंट को मैं कंपेयर करूंगा कि मैनेजमेंट के लिए भी कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो यहाँ पे स्टार लग जाएगा कि अभी तक ऐसी कोई एग्जाम नहीं बनी जो मैनेजर बनाने के लिए क्वालिफाई करना है। इट मीन्स आप में यदि मैनेजमेंट के गुण हैं तो आपको कोई भी कंपनी नौकरी पे रख लेगी कि आज से आप हमारे मैनेजर। आपको ही नहीं बोलेगी आपने वो एग्जाम दिया है, आपके पास वो डिग्री है, नहीं हो डिग्री चलेगा, नहीं हो सब चलेगा। इसीलिए पूरी तरह से पेशा अभी तक बन नहीं पाया। फिर भी पेशे की विशेषता क्या है? पेशे में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तीसरा एक इसकी काउंसिल होती है, पेशेगत परिषद, ऐसा लिखा हुआ आएगा किताब में, पेशेगत परिषद लिख ले, प्रोफेशनल काउंसिल होती है। काउंसिल मतलब जो आपको रेगुलेट करेगी आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, रूल रेगुलेशन होते हैं उसके। जैसे बार काउंसिल। अब बेटा वकील बनना है तो उसके लिए कौन सी काउंसिल है? बार काउंसिल है, पेशेगत एक परिषद है, ठीक है। तो याद रखेंगे, फॉर एग्जांपल एडवोकेट बनने के लिए बार काउंसिल का सदस्य बनना पड़ता है। बार काउंसिल का आपको क्या बनना पड़ता है? मेंबर बनना पड़ता है। चौथे नंबर पे पेशेगत परिषद के बाद चौथे नंबर पे क्या याद रखेंगे? चौथे नंबर पे बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, इसमें एक नैतिक आचार संहिता होती है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता का मतलब होता है आप कैसा व्यवहार कर सकते हो, कैसा नहीं कर सकते। एक डॉक्टर कैसा व्यवहार कर सकता है, एक पुलिस कैसी व्यवहार कर सकती है, वकील कैसा व्यवहार कर सकता है, बेटा इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। तो लिख देता हूं आचार संहिता होती है इसमें, आचार संहिता। अब ये आचार संहिता डिसाइड कौन करेगा? भाई सबकी अपनी अपनी इंस्टीट्यूट होती है, वो डिसाइड करती है, ठीक है ना। एक संस्था होती है जो इनके लिए क्या करती है? कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। तो लिखिए संस्था द्वारा निर्धारित क्या होती है? इसमें आचार संहिता होती है। और पांचवा सबसे मेन पॉइंट दे रहे बेटा, डॉक्टर का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि सेवा देना होता है। अब ये बात अलग है कि हमारा देश बिगड़ चुका है, हमारा देश के लगभग सारे विभागों में भ्रष्टाचार घुस चुका है और सदियों से घुसा है, तो सभी लोग पैसा कमाने में लगे हैं। एक वकील का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। एक वकील का उद्देश्य अपने जो भी उसका कैंडिडेट है, मुवक्किल है, उसको न्याय दिलाना होना चाहिए। एक डॉक्टर का उद्देश्य अपने मरीज को इलाज कराना होना चाहिए। मगर आज तो आप जानते हैं घोटाले भी हो जाते हैं हॉस्पिटल में, तो लिख देते हैं कि इसमें एक ही उद्देश्य होता है बेटा। देखो क्या लिखा मैंने, सेवा मतलब सर्विस। आप प्रॉफिट कमाना हो तो फिर कोई रेस्टोरेंट डालो, कोई होटल डालो, कोई आप तो सर्विस दे रहे हैं। एक शिक्षक को प्रॉफिट थोड़ी होता, शिक्षक तो क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, और उस सर्विस के एवज में वो फीस लेता है, वो फीस है। तो लिख देते हैं सेवा ही उद्देश्य होता है। पेशे का उद्देश्य क्या होता है? सेवा देना। तो भैया ये 5 पॉइंट हो गए, जरा आराम से देखो क्या क्या है, ध्यान से देखो। ज्ञान का समूह और एक एग्जाम सिस्टम मतलब कोई ना कोई कोर्स करना पड़ेगा तब डॉक्टर बनेगा। लिख देते हैं एमबीबीएस कर ले डॉक्टर बन जाएगा। दूसरा अवरोधक प्रवेश मतलब ब्लॉक्ड एक्सेस, जब तक तू एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेगा जब तक तुझको कोई एडमिशन ही नहीं देगा एमबीबीएस में। तो लिख देते हैं नीट का प्रयोग, नीट की एग्जाम, इससे समझ में आ जाएगा। पेशेगत परिषद मतलब वकील को यदि वकील बन गया तो तेरे को एक मेंबर भी बनना पड़ेगा। किसका मेंबर बनेगा तू? बार काउंसिल का मेंबर बनेगा, और बनना ही पड़ेगा। हर वकील को कहां बनना पड़ता है? बार काउंसिल का मेंबर बनना पड़ता है। तो लिखे बार का सदस्य कौन बनेगा? प्रत्येक वकील यानी एडवोकेट। दूसरा आचार संहिता, इट मीन कोड ऑफ कंडक्ट होगा वकील के लिए, डॉक्टर के लिए। बेटा जब डॉक्टर बनते हैं आपको नहीं पता, डॉक्टर को भी शपथ दिलाई जाती है कि मैं हमेशा ईमानदारी से सेवा करूंगा, लोगों का इलाज करूंगा। निष्ठा और प्रतिबद्धता ऐसी कसम खिलाई जाती है। अब ये बात अलग है कि हॉस्पिटल में इतने बड़े बड़े घोटाले होने लगे हैं। आपने अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी, उसने सब उजागर किया उसमें। और लास्ट बताता है सेवा ही उद्देश्य है। सेवा मतलब उसका उद्देश्य लाभ नहीं होना चाहिए, लाभ मतलब प्रॉफिट। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इन लोगों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षक, इनका उद्देश्य हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट नहीं। लिख देते हैं प्रॉफिट पे लिख देते हैं क्रॉस, प्रॉफिट नहीं, लाभ नहीं, सर्विस पे राइट लगा। अब ये पांचों चीजें बेटा मैनेजमेंट में दिख जाए तो मैनेजमेंट एक पेशा है। मगर समस्या ये है कि ये पेशे वाली बात को आप पढ़ेंगे तो पांचों मैनेजमेंट में नहीं दिखता है, 1 या 2 ही दिखते हैं, बाकी तो दिखता ही नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या दिखता है, मेरी नजर से देख लो आप। देखो क्या क्या दिखेगा बताओ। पहले नंबर पे क्या मैनेजमेंट के लिए शिक्षण व्यवस्था है आपके? हाँ है सर, हम लोग बीबीए करते हैं और एमबीए करते हैं। अरे गजब, इसके लिए भी कोर्स है। तो लिख देता हूं बीबीए कर ले, एमबीए कर ले, यदि मैनेजर बनना है, इस फील्ड में जाना है तो। मतलब एक कोर्स तो है।
स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हाँ सर पढ़ा रहे हैं, स्कूल में एक सब्जेक्ट है, ये स्कूल में एक सब्जेक्ट है, कॉलेज में एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट। क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट कर रहा हूँ, एमबीए कर रहा हूँ। अरे वेरी गुड। तो ये एज अ सब्जेक्ट है, लिख देते हैं सब्जेक्ट होता है ये। तो ये पहला पॉइंट राइट लगाया है। दूसरा पॉइंट ब्लॉक्ड एक्सेस, यहां से प्रॉब्लम आना चालू। क्या मैनेजर बनने के लिए कोई, अच्छा आराम से, क्या एमबीए और बीबीए जो आप कर रहे हैं, तो आपको मान लो इसके लिए भी एक इंस्टीट्यूट है, आपने सुना है ना भारत में कितने आईआईएम बन चुके हैं। आईआईएम क्या होते हैं बेटा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आईआईटी क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यही होता है ना बेटा। तो इसके लिए भी एक अवरोधक प्रवेश मतलब एक एंट्रेंस एग्जाम होती है। यदि आपको डिग्री लेना है ना कि मेरे को मैनेजमेंट बनना, अच्छा एमबीए करना, आईआईएम से करूंगा मैं, तो भैया एक एग्जाम वो भी लेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम भी होती है, राइट लगा देता हूं, एंट्रेंस एग्जाम होगी, एंट्रेंस एग्जाम इसमें भी होगी बेटा। तीसरा देखना पेशेगत काउंसिल, क्या मैनेजमेंट के लिए भी कोई बड़ी काउंसिल है? बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। उसको क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसको लिख देता हूं, ये काम आ सकता है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। अब मगर फुल फॉर्म लिख लेना बेटा अपने अपने घर पे, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। वीडियो को 2-3 बार सुन लिया करो, यदि भूल जाओ तो। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। अब ध्यान रखना, अब यहां से क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या ये जो पेशेगत परिषद, जैसे मैंने लिखा प्रोफेशनल काउंसिल, लिखा था ना यहाँ पर प्रोफेशनल काउंसिल, तो क्या ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है वो भी उसका मेंबर बनना जरूरी है? यहां से क्वेश्चन मार्क लग गया कि भैया कई मैनेजर तो मैंने ऐसे देखे जो इसके मेंबर बनते ही नहीं, बोले भाड़ में जाए, हम काहे कि हम क्यों बने सदस्य। जैसे सायाजी होटल में एक मैनेजर हैं, वो मेरे दोस्त थे, परिचित हैं, उनसे पूछते हैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हो आप, मेंबर हो इसके? वो बोलते हैं हमारा कोई मेंबर नहीं, हमारे पास डिग्री भी नहीं, हम तो एक्सपीरियंस से बन गए। तो लगा दिया क्वेश्चन मार्क कि मेंबर बनना जरूरी नहीं, मेंबर बनना जरूरी नहीं। इट मीन्स मेंबरशिप बाउंडेड नहीं है कि भैया ऐसा नहीं है कि तुम उसके मेंबर बनोगे तो ही तुमको मैनेजर रखेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता बेटा कि तुमने एमबीए किया है तो ही तुम मैनेजर बनोगे। ध्यान रखना, कोई भी इंसान मैनेजर बन सकता है, बीकॉम वाला बंदा भी मैनेजर बन सकता है, बीए वाला भी बन सकता है और बीएससी एमएससी वाला भी बन सकता है, सिर्फ उसमें मैनेजमेंट की स्किल्स होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखें, यहां पर ऐसा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पेशा, अभी भी हमने क्या बोला कि पेशा बन नहीं पाया, बनने की तरफ चल रहा है। आगे देखिए, आचार संहिता, क्या मैनेजमेंट के लिए कोई आचार संहिता डिसाइड की? इसने डिसाइड कर रखी है कि एक मैनेजर को ऐसा होना चाहिए, एक मैनेजर को वैसा होना चाहिए, मगर कोई माने चाहे ना माने। तो लिख देते हैं कोड ऑफ कंडक्ट तो है, बट मानना फोर्सेबल नहीं है, बाध्य नहीं, या मानना जरूरी नहीं। यहां भी जरूरी नहीं, यहां भी जरूरी। और लास्ट में सेवा, ये तो सबसे ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो मैनेजर होगा ना बेटा, वो मैनेजर बनता क्यों है? क्योंकि मैनेजर जब मैनेजर का काम क्या है? सायाजी होटल को ज्यादा से ज्यादा कमा कर देना, यही तो मैनेजर साहब का उद्देश्य है। तो यहां तो मैनेजर का एक ही उद्देश्य होता, लाभ और लाभ, अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट। मगर अब समय बदल रहा है, अब यह माना जा रहा है कि मैनेजमेंट के थ्रू भी हम समाज की सेवा करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में आप पढ़ना, मैंने लिखा था सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कि जो मैनेजर्स अच्छे होते हैं ना, वो समाज के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। सीधी सी बात, मैं अच्छा मैनेजर हूं, मैं एक कंपनी का मैनेजर हूं और इस पेन को मैं सस्ता कर रहा हूं, तो क्या आपके बच्चों के लिए पेन सस्ता हुआ? आपके घर के लिए हुआ, तो मैंने समाज के लिए तो किया, ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है, तो ठीक है। मगर यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ ही मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए क्वेश्चन मार्क इसके भी, क्वेश्चन मार्क इस पे भी, और क्वेश्चन मार्क इस पे भी। ये दोनों मैं बोल सकता हूं कि एक एंट्रेंस होता है, मगर सीधी सी बात, जिसको आईआईएम में प्रवेश लेना है, आईआईएम में जिसको एंट्री लेना है, एडमिशन लेना है, वो देगा। और जो डायरेक्ट मैनेजर बन रहा है बिना एमबीए के, वो क्यों देगा? वो तो डायरेक्ट अपने एक्सपीरियंस पे बनेगा। तो ये था आपका पूरा एनालिसिस कि आपसे पूछेगा मैनेजमेंट पेशा है, तो आप बोलेंगे मैनेजमेंट पेशा बनने के रास्ते पर है। मगर अभी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है बेटा, हमारे यहाँ नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं कि ये वाली डिग्री होगी तो ही तू मैनेजर बनेगा। मैनेजमेंट सिर्फ आप में स्किल होना चाहिए, आप एक अच्छे मैनेजर बन जाते हैं। मैंने बताया था मैनेजर सब जगह होते हैं, मंदिर में भी मैनेजमेंट होता है, तो मंदिर में मैनेजर भी होते होंगे, सीधी सी बात है। हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सब मैनेजर हैं, जितने आईजी डीआईजी होते हैं पुलिस विभाग में, सब मैनेजर है। जो मैनेजमेंट स्किल का काम करते हैं वो सब मैनेजर होते हैं। ये हमारी बात हुई समाप्त। ये हमने पूरा नेचर पढ़ा दिया आपको। क्या क्या पढ़ा? मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है,